ओके। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं की भूमि। राजस्थान मीनिंग, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं की भूमि, लैंड ऑफ किंग्स। इसकी राजधानी है बेटा आपका जयपुर। राजधानी क्या है? जयपुर। इसकी राजधानी जयपुर है, जबकि इन लोग हिंदी तथा मारवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपका राजस्थान है। राजस्थान को पकड़ना है, सबसे पहले टारगेट करोगे अरावली माउंटेन सीरीज, ऐसा। ये ऐसा अरावली राजस्थान को दो हिस्सों में बांटता है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली माउंटेन सीरीज। अरावली की बात जब भी करेंगे तो अरावली भारत के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत, ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, अरावली। अरावली एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। पूरे विश्व में अगर बात करें तो विश्व क्या पड़ेगी, जैसे हिमालय की बात करेंगे, एक तो मैं बोल रहा हूं आपको अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली माउंटेन सीरीज, अरावली पर्वत श्रेणी। और दूसरा मैं बोल रहा हूं हिमालय, हिमालय माउंटेन सीरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो आप बताना कि अरावली पर्वत ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है, जबकि ये न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट माउंटेन सीरीज, नवीनतम पर्वत श्रेणी। अगर एज कंपेयर टू हिमालय बात करूं, हिमालय की तुलना में अरावली की बात करूं तो हिमालय से कई हजार वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो जैसे आज हमारा हिमालय है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी हिमालय में दिखता है, जैसे माउंट एवरेस्ट। ओके, बहुत सारे ऊंची चोटी है, केटू है, गाडविन आस्टीन है, कंचनजंगा है ना, महाभारत श्रेणी है, आपका कुमायूं श्रेणी। हिमालय पढ़ेंगे तो अपन डिटेल से देखेंगे। बट जैसा आज हमारे को हिमालय दिख रहा है कई हजार वर्ष पूर्व, वैसा ही अरावली रहा होगा। पर अरावली अपने वृद्धावस्था में, याद रखना बेटा, ओल्डेस्ट वृद्धावस्था में पहुंच चुका है। मतलब आज अरावली अपने अंतिम दिनों पर है। अरावली की बात कर रहा हूं तो इसको रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। रेसिड्यूअल माउंटेन्स अर्थात अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत कहते हैं अरावली को। हालांकि अपन पर्वत श्रेणी माउंटेन सीरीज पढ़ेंगे तब उस टॉपिक में अपन देखेंगे। बट चूंकि राजस्थान में अरावली का इंपॉर्टेंस है, इसलिए राजस्थान को दिखना है तो अरावली को जानना जरूरी है। सो पहला पॉइंट, अरावली ये ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। दूसरा, इसको अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? जब पर्वत अपने घिसे पिटे अवस्था में बचा होता है। जैसे आज मैं कपड़ा खरीद कर लाया, मान लीजिए, तो जब मैं लाऊंगा तो उसको नया कपड़ा बोलूंगा। पर अगर उसको कंटिन्यू मैं पहन रहा हूं और आफ्टर सम टाइम वो कपड़ा कैसा हो जाएगा, तो अपने घिसे पिटे अवस्था में आ जाएगा, है ना। क्योंकि विभिन्न प्रकार की, ठीक है, क्लाइमेट रीजन से, जैसे वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहा है, कभी आपका वर्षा हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी तेज हवाएं चल रही हैं, तो इसके कारण चट्टानें टूटती हैं और फूटती हैं। दूसरा, अनेक प्रकार से यहां पर खनन कार्यक्रम हो रहा है, जैसे खुदाई हो रहा है, तो इस कारण भी पर्वतों का क्षरण होता है, पर्वतों की क्षति होती है ना। तो इस कारण से एक समय से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रहा है, हवाएं चल रही है, तो इस कारण से पर्वत अपने वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे छोड़ते जाती है। पर्वतों का भी इरोजन होता है, क्षरण होता है। भाई आपको यहीं पर मैं पर्वत का टीला रखूंगा, 10 साल बाद देखूंगा तो घिस कर वो छोटा हो जा रहा है। तो ऐसे ही कई वर्षों के अंतराल में अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली माउंटेन सीरीज अपने रेसिडुअल फॉर्म में पहुंच चुका है।
अपशिष्ट अवस्था में पहुंच चुका है, मतलब अरावली अब वृद्धावस्था में है, घिसा पिटा केवल बचा हुआ है। तो इसलिए भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहलाता है। जैसे मैं बताया था कि हर एक पर्वत होता है तो उसका एक ऊंचा चोटी पिक पॉइंट होता है। अरावली के शिखर में गुरु बैठा है, याद रखना। अरावली का ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। एक नहीं कई मुड़ा पूछ चुका ना एग्जाम में, गुरु शिखर को बार बार पूछता है। द पीक पॉइंट ऑफ अरावली माउंटेन सीरीज, ऊंची चोटी या फिर आपका पीक पॉइंट। अरावली की ऊंची चोटी या पीक पॉइंट गुरु शिखर है। हाइट वगैरह का लेंथ अपन बाद में याद करेंगे, कितना मीटर ऊंचा है, कितना क्या है। पहले नाम पकड़ा है, जैसे अन्नामलाई में मैं बोला अलाई मुड़ी, तमिलनाडु में मैं बोला आपका नीलगिरी में दोदा बेटा, ओके, काल सुबाई, कुद्रेमुख, ओके, याद आ रहा है। आज बोल रहा हूं गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी ये राजस्थान को दो भागों में बांट रहा है। अरावली की ऊंची चोटी में बताया गुरु शिखर, क्या बोला हूं? गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका निचला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये जो लोअर बेल्ट है, मतलब जिसका विस्तार राजस्थान के नीचे श्रेणी में है, यहां पर से एक विशेष प्रकार का वैली रीजन है। याद रखना है, वैली रीजन घाटी का क्षेत्र है, जिसको हम लोग हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो हल्दी घाटी राजस्थान का लोअर बेल्ट है, याद रखना। यह हल्दी घाटी का क्षेत्र है और यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो अनेक प्रकार के युद्ध लड़े गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, राजस्थान पकड़ेंगे सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी पकड़ना है। अरावली का रैपर खोलेंगे तो पता चलेगा ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है अरावली को। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, जबकि अरावली का निचला वाला हिस्सा जो है वो हल्दी घाटी। इसी हल्दी घाटी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या बोल रहा हूं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म का प्रमुख स्थान में से एक। जैन धर्म से जुड़ेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है पूछेगा तो हल्दी घाटी। अरावली का ईस्टर्न पार्ट, मतलब राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, ये अरावली के कारण दो हिस्सों में राजस्थान बढ़ जाता है। तो ईस्टर्न पार्ट को अपन लोग मेवाड़ कहते हैं। ये मेवाड़ का क्षेत्र है बेटा, मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्राचीनतम समय में अरावली का जो ईस्टर्न साइड था वो मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता था, इसलिए मेवाड़ के राजपूत अपन पढ़ेंगे, ओके। जबकि इसका वेस्टर्न साइड ये मारवाड़ का क्षेत्र कहलाता था। मारवाड़ क्षेत्र, क्या बोल रहा हूं? मारवाड़ क्षेत्र, ओके। अरावली पर्वत श्रेणी को बेस बनाना है। अरावली पर्वत श्रेणी को बेस बनाने का दो हिस्सों में राजस्थान को बांट देना, यही एक कारण होगा जिसके कारण मानसूनी हवाएं इसके पैरेलल निकल जाएंगी। और पैरेलल निकल जाने के कारण जब अभी अपन देखेंगे मानसून का आगमन हो रहा है, तो मानसूनी हवाएं धीरे धीरे केरल, केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपका गुजरात होते हुए जैसे राजस्थान पहुंचेगा, अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में पैरेलल होगा, तो यहां पर उसको कोई माउंटेन नहीं मिलेगा। इस कारण से वो आपका अरावली से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा। तो चूंकि जून, जुलाई, अगस्त के सेशन में इधर साइड में वर्षा नहीं होगी और इधर एक थार का मरुस्थल एरिया जनरेट होगा। थार का मरुस्थल डेजर्ट एरिया जनरेट होगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अरावली पर्वत। इधर से जो ठंडी हवाएं आ रही है या फिर जिस प्रकार से अल्नीनो इफेक्ट वगैरह अभी आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, ठीक है, आगे अपन देखेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ेंगे, अल्नीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? इस सब से बचाएगा अरावली। अभी अडवाणी का प्रोजेक्ट आया था, सॉरी अडानी का प्रोजेक्ट आया था। अडानी का प्रोजेक्ट आया था राजस्थान में अरावली को फोड़ेंगे बोलकर, तो पूरे राजस्थानी लोग ना चढ़ गए थे कि हमारा ये प्रॉपर्टी है बोलकर, अरावली बचाओ सेफ अरावली बोलकर। ऐसा आपका यूट्यूब में या फिर आपका जितने भी सोशल नेटवर्क की साइड में इस प्रकार से इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। अरावली को अपन डिटेल से देखेंगे। अभी मोटा मोटा इतना याद रखना है, अरावली राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। भारत में अरावली पर्वत
इसको ओल्डेस्ट माउंटेन या फिर प्राचीनतम पर्वत का दर्जा प्राप्त है। हिमालय से भी कई हजार वर्ष पूर्व आपका अरावली की उत्पत्ति हो चुकी है। जैसे आज आपका हिमालय था, वैसे किसी समय में अरावली रहा होगा। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली राजस्थान को दो हिस्सों में बांट रहा। वेस्टर्न साइड को अपन लोग मारवाड़ का क्षेत्र, ईस्टर्न साइड को मेवाड़ का क्षेत्र। मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है आपका पूर्वी हिस्सा, जबकि मारवाड़ का क्षेत्र क्या है? तो आपका पश्चिमी हिस्सा। ओके। अरावली के लोअर बेल्ट में हमको एक वैली रीजन, घाटी क्षेत्र दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हल्दी घाटी का क्षेत्र। क्या बोलेंगे डियर? हल्दी घाटी का क्षेत्र। हल्दी घाटी का क्षेत्र है, याद रखना। हल्दी घाटी के क्षेत्र में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसी हल्दी घाटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से युद्ध लड़े जाएंगे, तो जो युद्ध होगा, जो बैटल होगा, अपन देखेंगे। यह था आपका अहमदाबाद गांधीनगर, याद आ रहा है क्या? इसी अहमदाबाद से, गांधीनगर से नेशनल हाईवे 48 को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैं राजस्थान में इंटर करूंगा, 48 नंबर की सड़क है ये, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली को जोड़ता है। तो सबसे पहले पकड़ूंगा उदयपुर। क्या बोल रहा हूं? उदयपुर। उदयपुर से भागा तो पाया चित्तौड़गढ़। क्या बोल रहा हूं? चित्तौड़गढ़। ये उदयपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ से कंटिन्यू करेंगे NH 48 में, तो पाएंगे अजमेर को। किसको पाएंगे? अजमेर को। ये उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़, ये अजमेर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। ये आपका है जयपुर। क्या है? जयपुर। ये जयपुर है, जबकि ये है आपका, याद रखना, अलवर। क्या बोल रहा हूं? अलवर। ये अलवर है, जबकि यह है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। ये खेतड़ी है, ये झुंझुनू है। क्या है? झुंझुनू। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी। ओके। इसी चित्तौड़गढ़ से जैसे आगे जाएंगे तो अजमेर से एक रास्ता कटकर जाएगा, जो हमको लेकर जाएगा पुष्कर। कहां लेकर जाएगा? पुष्कर। ये पुष्कर है। ओके। अजमेर के पास में पकड़ना पुष्कर है। क्या पकड़ना है? पुष्कर। ये पुष्कर है, जबकि अरावली का इधर वाला मारवाड़ वाला क्षेत्र, ये पकड़ना है पोखरण। क्या पकड़ना है? ये पोखरण है, ये पुष्कर है, ये पोखरण है। ये वाला बेल्ट, ये आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ हिस्सा है। मध्य प्रदेश से लगा वाला हिस्सा में एक पकड़ोगे कोटा। क्या बोला? कोटा। ये कोटा है, जबकि यह है रावा भाटा। क्या बोल रहा हूं? रावा भाटा। ये रावा भाटा, ये कोटा, ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, याद रखना बेटा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, जबकि यह है बूंदी। क्या है? बूंदी है। कोटा, कोटा, रावा भाटा, सवाई माधोपुर, बूंदी। ओके। ये बूंदी है, ये थेवा है। थेवा, थेवा। क्या बोल रहा हूं? थेवा। अभी इसको छोड़ो, इसको मोटा मोटा इतना तो पकड़ो। रावा भाटा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर। क्या बोला? भरतपुर। ये NCR रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, दिल्ली के क्षेत्र में आएगा भरतपुर। ओके। भरतपुर है, ये भरतपुर है, ये बूंदी है। सवाई माधोपुर, कोटा, रावा भाटा। ओके। ये पुष्कर, ये पोखरण, ये मकराना है। क्या बोल रहा हूं? ये मकराना है, जबकि यह है जैसलमेर।
क्या बोल रहा हूं? ये जैसलमेर, ये जोधपुर, क्या बोल रहा हूं जी? ये जोधपुर है, ये जैसलमेर है। जोधपुर जैसलमेर, ये बाड़मेर है। क्या है? बाड़मेर। ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये बीकानेर। क्या बोला? बीकानेर। ये बीकानेर है, जबकि ये है मोनाबाद। क्या बोल रहा हूं? मोनाबाद। मोनाबाव या मोनाबाद, मोनाबाद या मोनाबाव, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, मकराना। ओके। देखिए तो हो गया। सबसे पहले राजस्थान को पकड़ो तो सबसे पहले आपका अरावली माउंटेन सीरीज को बेस बनाओ। अरावली पर्वत श्रेणी को बेस बनाना। मैप को देखो आना। मतलब आपको राजस्थान को इमेजिन करना है, वर्चुअली इमेजिन करना है कि हम लोग राजस्थान को 3D में देख रहे हैं टाइप का। सैटेलाइट यूएफओ के माध्यम से नीचे राजस्थान को फोकस कर, तो बीच में एक पर्वत खड़ा हुआ है। भाई पर्वत क्या होता है? समुद्र तल से 700 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होगा। माउंटेन किसको कहते हैं? इसको बंद कर दो भाई दोनों को। माउंटेन या पर्वत श्रेणी क्या होता है? तो ऐसी स्थलाकृति, ऐसा टोपोग्राफ जो ग्राउंड लेवल से, समुद्र तल से, अगर हाइट की बात करूं तो 700 मीटर से ऊंचा होगा। 2-3 कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ऐसी कोई भी स्थलाकृति, ऐसा कोई भी टोपोग्राफ जिसका हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से, अबव 700 मीटर होता है और ऊपर का भाग कोनिकल होता है, नुकीला होता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग पर्वत कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। हाइट मोर देन 700 मीटर आपको दिखेगा। औसत ऊंचाई 700-600 ये मिलेगा आपको, एवरेज हाइट। यदि
मैं बोला समुद्र तल से कोई हाइट है 300 मीटर की ऊंचाई पर है, फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा अगर कोई हाइट है और एबव पार्ट प्लेन है, समतल है, तो वो ग्राउंड कहलाता है, मैदान कहलाता है। अपन जो नॉर्मल पर्सन लोग जो रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो रहेंगे, ऐसे क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, हम लोग मैदानी अंचल में रहते हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ बीच से ऐसे ग्राउंड है, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर, ये मैदानी वाला हिस्सा है, जबकि ऊपर में सरगुजा वाले में पाट प्रदेश, अब बस्तर में प्लेट्यू पठार वाला हिस्सा है। ये ज्योग्राफी में अपन डिटेल से देखेंगे हर एक पॉइंट को। तो मैं बोला समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर हो और ऊपर का भाग समतल हो तो मैदान, ग्राउंड। यदि समुद्र तल से कोई ऊंचाई 300 से 700 मीटर के बीच में हो और ऊपर का भाग प्लेन हो तो वो प्लेट्यू कहलाता है, पठार कहलाता है। यदि हाइट 700 मीटर से ऊपर हो जाए और ऊपर का भाग नुकीला हो जाए, ऐसा दिखे, कोनिकल दिखे, तो उसको पर्वत या माउंटेन कहते हैं। और यही कोनिकल ना होकर प्लेन हो जाए तो पाट प्रदेश बोलते हैं। जैसे मेन पाट, जारंग पाट, जोरा पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट, ये सब आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो हमको कैसे दिख रहा है? एक प्लेट है, राजस्थान समझिए, उस प्लेट के बीच में है एक पर्वत जो कि राजस्थान को 2 हिस्सों में बांट रहा है। ईस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, ये मेवाड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ का क्षेत्र है, जबकि राजस्थान के वेस्टर्न साइड को मारवाड़ का क्षेत्र कहते हैं। अरावली पर्वत इज रिस्पॉन्सिबल टू कैटेगराइज राजस्थान इनटू 2 कैटेगरी, मेवाड़ एंड मारवाड़। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो अरावली। अब अरावली को देखा तो अरावली भारत में बहुत प्राचीन पर्वत है, भारत में इसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय से हो चुकी है। अपन देखेंगे टर्सरी काल, सीनोजोइक काल, ऐसे आपका अनेक प्रकार के टाइम पीरियड है। मानव की उत्पत्ति कब हुई, डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई, है ना? तो किस समय से यह पर्वत श्रेणी है? ये आज का पर्वत नहीं है, कई हजार वर्ष पूर्व पुराना है, कई हजार वर्ष से अरावली है। हम आ रहे जा रहे हैं पर अरावली टिका है, तो इसका भ्रंशन होता है हवाओं के द्वारा। अनेक प्रकार के वायुमंडलीय कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके स्थलाकृति को प्रभावित करे। यही घर आपका 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से होगा, तो इसमें धीरे 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 अम्लीय वर्षा हो रही है, या फिर आपका कहीं ना कहीं तेज वर्षा हो रही है, हवाएं चल रही है, कई आंधी तूफान हो, तो इसमें जो चट्टान है टूटेंगी फूटेंगी। तो ऐसे घिस घिस कर अब अरावली छोटा हो, इसीलिए अरावली अपने ओल्डेस्ट वर्जन में दिखाई दे रहा है हमको। एक प्रकार से अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन का रूप बन चुका है। कौन सा? अरावली। अब इस अरावली की बात करूं तो अरावली, हर एक पर्वत का एक पीक पॉइंट होता है। तो अरावली की ऊंची चोटी, यह गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अरावली के शिखर में कौन बैठा है? तो गुरु, ऐसे याद रखना, गुरु शिखर। लोअर पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन याद रखना, ये वैली रीजन है, पूरा घाटी है। ऐसा समझ में आ रहा है? बीच में क्या होगा? गड्ढा होगा, इधर माउंटेन, बीच में गैप होगा। तो ऐसे सेगमेंट को अपन लोग बोलते हैं घाटी या वैली रीजन। भाई तुम कहीं पर भी हिल स्टेशन वगैरह गए होगे तो आपका व्हीकल से, जैसे कि आपका 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या किसी भी आप लोग ट्रैवल करते होंगे तो देखते होंगे तो ऐसा गड्ढा दिखता होगा, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दिखते होंगे रास्ते में। कभी गए होगे तो अंबिकापुर साइड, या कभी गए होगा तो कोई वैली बस्तर साइड, तो आपको घाटियां दिखेंगी। नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं। तो इसी हल्दी घाटी को अपन लोग बैटल एरिया के रूप में यूज करेंगे। तो जब मैं बताऊंगा हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तब दिमाग पूरा जाना चाहिए कि अरावली का निचला हिस्सा है। पर अभी एक 1 लाइनर क्वेश्चन पकड़े यार, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा विच इज सिचुएटेड ऑन द हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। 2 पॉइंट ऐसे लिख देना। अब इस अरावली के बाद 48 को टारगेट करोगे, नेशनल हाईवे 48। 48 नंबर की सड़क है चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। तो चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से श्रृंगेरी, श्रृंगेरी से धारवाड़, धारवाड़ से हुबली, हुबली से बेलग्राम, बेलग्राम से पुणे, पुणे से थाने, थाने से मुंबई, मुंबई से ट्राम्बे, ट्राम्बे से तारापुर, तारापुर से बड़ोदरा, क्या बोला, बड़ोदरा, बड़ोदरा से सूरत, सूरत से आपका बारदोली, बारदोली सूरत बड़ोदरा, कोयली, कलोल, अंकलेश्वर, याद आ रहा है, साणंद, आनंद, अहमदाबाद, गुजरात। रुक गया गाड़ी। गुजरात से कंटिन्यू किए तो उदयपुर, झीलों का शहर कहते हैं इसको, लेक सिटी, सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर है, झीलों का शहर, राजा उदय सिंह के नाम पर बसाया गया शहर, झीलों का शहर। याद रखना बेटा, अनेक प्रकार की झील है, पुष्कर झील है, डिडवाना झील है, अन्ना सागर झील है, अनेक प्रकार की झील है। इस रीजन में झील है बहुत सारे, इसीलिए झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। एक क्वेश्चन, झीलों का शहर, लेक सिटी ऑफ इंडिया, याद रखना बेटा, या सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं तो उदयपुर। उदयपुर में अनेक प्रकार के बड़े बड़े राजस्थानी पैलेस बने हुए, महल, और सबको देखोगे ना तो मार्बल से तैयार है, चमकते हैं सफेद कलर का। तो इसी कारण से भारत का सफेद शहर या व्हाइट सिटी इंडिया का अगर कोई पूछे तो क्या है, उदयपुर। इसी उदयपुर के जस्ट ऊपर जाओगे तो पड़ेगा चित्तौड़गढ़। इसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता था, एंट्रेंस ऑफ मेवाड़, चित्तौड़गढ़। ध्यान से सुनना ना, नहीं तो आज झम झम आवाज आएगा, बता रहा हूं। पार्ले जी मंगाऊंगा, खिलाऊंगा, फिर पिटूंगा, क्योंकि चक्कर आ सकता है तुमको। तो पहले गुटोस खिलाऊंगा तो फिर पिटूंगा। ध्यान सुनो, नाटक नहीं करना ना। इतना अपना कॉन्फिडेंस को रखो कि एक बार में विवेकानंद जी टाइप का एक बार में माइंड में सेट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का पावर इतना है। आपको मैं बोलूंगा मेरा नाम क्या है, एक बार बताऊंगा याद रहेगा, 50 बार रोज आके बताना नहीं पड़ेगा। जब नाम याद हो सकता है तो यह भी याद हो सकता है। थॉट पॉलिसी को चेंज करो। आपका माइंड जिस लेवल से सोचेगा उस लेवल से काम करोगे ना, आपको नींद आते रहेगा, आपका शरीर, आपका दिमाग आपको बार बार पुक करेगा, चल बिस्तर में चल, छोड़ दे सब काम करनी है। अरे जिंदगी एक बार मिली है, सुख करना है, सोना है, वहीं पर आपको उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। माइंड सिग्नल जनरेट करेगा, वहीं पर अपने आप को मारो, पानी डालो, कान को खींचो, चाय पियो, कॉफी पियो, घूम के आओ, नींद जाना चाहिए, फिर बैठो, 2 घंटा वहीं रगड़ के निकाल दो। समझ में आ रहा, तो जाके कुछ होगा ना। अभी जवानी है, तुम्हारा हाथ पैर काम कर रहा है, एक टाइम के बाद 30, 31, 32 हो गए ना, फिर लुलुरा हो गए, एकदम जाकर बैठे रहो खटिया, ए भाई बहुत खा दिया हूं, नहीं चल पाऊंगा, 10 मिनट रुक थोड़े, फिर वो काम करने का शक्ति नहीं रहेगा। 22-23 साल में जो आपका अधिकारी बन गया उसका मजा ही कुछ और है। तुमको क्या लग रहा है 12 बजे के बाद मेरा हालत कैसा होता होगा? कंटिन्यू 12 बजे तक क्लास लेता हूं, उसके बाद क्या होता होगा? बॉडी में जान, मतलब ताकत नहीं रहता, जान नहीं रहती। भाई रुक जाए यार, कुछ मत बोल, बात भी मत कर, कोई बात करता नहीं, मत कर, शांति से बैठे रहने। कंटिन्यू बोल रहा हूं 8 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद कोई आके कचर कचर करेगा तो पोसाएगा कि नहीं पोसाए, फिर उसके बाद आगे भी काम करना है। तो जो एनर्जी बरकरार है उसका कुछ तो कारण होगा, नहीं तो ढाई हो जाता। मैं भी 2 दिन तक जैसे बीच बीच के, है ना, चिया पिया लोग गायब है आज। तो ऐसा अगर मैं ब्रेक ले लूं तो तुम्हारा काम तो खत्म हो जाएगा। तुम ब्रेक लो चलेगा, मैं नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है। क्लास का पूरा कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगा, फिर तुम्हारा ना लाइफ खराब हो जाएगा।
तो चाहे सर दर्द दे, चाहे मुंह दर्द दे, चाहे आपका पीठ दर्द दे, चाहे हाथ दर्द दे, काम करना पड़ेगा। एक दिन तुमको भी करना पड़ेगा। फीवर में मरते रहोगे, घर के है ना गृहिणी हो जाओगे, हाउसवाइफ हो जाओगे, तो रोटी बनाना पड़ेगा। मैं देखा हूं अपनी मम्मी को कई बार, बुखार भी रहता बेचारी तब भी रोटी बनाती है, नहीं तो मेरा बाल बच्चा और मेरा पति क्या खाएगा। तो उस समय तो काम करना पड़ेगा ना। तुमको ही तबियत खराब है तो तुम एक हफ्ता छुट्टी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, बता रहा हूं, नौकरी में रहोगे, देगा ही नहीं सामने वाला, फायर कर देगा। तो उस समय जब तुम मर मर के काम करोगे, सिर दर्द का गोली खाओगे, बुखार का गोली खाओगे, फिर काम करोगे, तो चॉइस तुम्हारी है बेटा, काम कैसा करना है। काम तो सबको करना पड़ेगा। अब तुमको स्टैंडर्ड वाला काम करना है कि तुमको निम्न कैटेगरी का काम करना है, ये यहां से डिसाइड होगा ना। इसलिए ना अभी अपने ना सारे नींद को, आलस को भगा करना इधर फोकस करो। एक ही बार बोलूंगा सबको, फिर पूछूंगा। उदयपुर को मैं बोला झीलों का शहर, झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक उदयपुर है। यहां पर व्हाइट पैलेस होने के कारण इसको सफेद शहर, भारत का व्हाइट सिटी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ घुसने का रास्ता था चित्तौड़गढ़। हिस्ट्री में चित्तौड़गढ़ की अपनी कहानी है। चित्तौड़गढ़, इसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। मेवाड़ का प्रवेश, यदि कोई राजस्थान घुसा है और राजस्थान घुसा है तो उसको पहले मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा। मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा मतलब चित्तौड़गढ़ घुसना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या? है? यदि हिस्ट्री में किसी को मेवाड़ का क्षेत्र प्रवेश करना है तो चित्तौड़गढ़ को क्रॉस करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में एक फोर्ट, एक किला है जिसको आप लोग चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। इसका आर्किटेक्चर, इसकी बनावट ऐसी है कि इतिहास में अभी तक इसको कोई जीत नहीं पाया। भारत में अजय किला, अभेद किला के रूप में चित्तौड़गढ़ के किला को देखा जाता है। पहले इस किला को, इस दुर्ग को, इस फोर्ट को पार करो तब तो आप मेवाड़ के रास्ते घुस पाओगे। इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करोगे तो मेवाड़ है पूरा। तो पहला पॉइंट याद रखना, चित्तौड़गढ़ भारत में अजय किला या अभेद किला के रूप में जानते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार। यदि किसी को मेवाड़ के क्षेत्र में इंटर करना है तो वो चित्तौड़गढ़ क्रॉस करेगा। 1544 माइंड में सेट कर, 1544, 1544 याद रखना है प्यारे बच्चों। ऐतिहासिक युद्ध में से एक युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, 1544 में। याद रखना बेटा, गिरी सुमेल का युद्ध। संदेह हुआ तब तो लिखे, बंद कर दो मैडम, कॉपी को बंद कर दो बाबू, सुनो ना यार, मैं सब लिख के दे दिया हूं, सब लिख दिया हूं। 3-4 घंटा तुम्हारे लिए रोज बैठता हूं। जो ये बढ़ रहा है ना, जिम अभी छूट गया हमें, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बैठा हूं कुर्सी में। अब बैठे रहूंगा तो काम होगा, तब तो बता पाऊंगा उसको, चल इसको बना, चल इसको इंटर कर, ये क्वेश्चन डाल, ये टिप्स डाल, वो सब मैं लिख दिया हूं तुम्हारे लिए, तुमको बस सुनना है। गिरी सुमेल का युद्ध याद रखना, माइंड में सेट करना। गिरी सुमेल का युद्ध 1584। मेवाड़ में शासक हुए राजा मालदेव। इसके 2 सैनिक थे, 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा। आगे अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में फिर से देखेंगे। तो एक समय आएगा जब मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होगी, जिसकी नींव रखेगा बाबर का पुत्र होगा हुमायूं एक आपका अयोग्य शासक होगा, अनस्किल्ड पर्सन। हुमायूं काम करेगा पर उसका जीवन लड़खड़ाते हुए खत्म हो जाएगा। इसीलिए हुमायूं लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ और लड़खड़ाते हुए मर गया, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो हुमायूं, अब देखो बेटा, जैसे फादर होता है, पिताजी होता है, उसको बचपन समझ जाता है कि मेरा बेटा कैसा है।
ए या तो नाम कमाएगा या तो नाम डुबाएगा, वो बचपन से ही पता चल जाता है पेरेंट्स को। बाबर को भी समझ में आ चुका था कि हुमायूं उतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाएगा, मतलब मेरे डायनेस्टी को संभालने के लिए हुमायूं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसीलिए बाबर को भय था कि जो मेरा सेनापति है वो कहीं हुमायूं को मार ना। और बाबर का सेनापति था शेर शाह। क्या नाम था? शेर शाह। इतिहास में अपन लोग सूरी डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, अलग से अपना साम्राज्य बनाया शेर शाह। कितना खतरनाक योद्धा का, जो जीटी रोड पढ़ा था, ग्रैंड ट्रंक रोड इसी के नाम पर, शेर शाह सूरी के नाम पर। अफगानिस्तान से पूरा आपका बांग्लादेश तक रोड को जोड़ेगा, व्यापारिक मार्ग को बेस्ट करने के लिए। आगे अपन सारे चीजें डिटेल से देखें। अभी आपको गिरी सुमेल का युद्ध याद है, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, चित्तौड़गढ़ को याद रखना है। मेवाड़ का प्रवेश द्वार, राजा हुए मेवाड़ के क्षेत्र में राजा हुए मालदेव, राजा मालदेव। राजा मालदेव के सेनापति थे दो प्रमुख सेनापति, जैता और कुंपा। जैता और कुंपा, जैता कुंपा याद रखना। जैता कुंपा 1544 का समय है। एट द टाइम ऑफ 1544 शेर शाह सूरी का अटैक होगा मेवाड़ के क्षेत्र में। मेवाड़ के क्षेत्र में शेर शाह सूरी किसका सेनापति है? बाबर का। तो एक समय आएगा बाबर हुमायूं को भेज देगा बाहर, शेर शाह सूरी को बाहर कर देगा, तब हुमायूं है ना अपना साम्राज्य क्षेत्र हुमायूं से छीन लेगा। कौन? शेर शाह। और हुमायूं फिर बाहर में भटकते रहेगा और बाहर में ही अकबर का जन्म होगा। क्लियर? वो कहानी अपन मुगल डायनेस्टी में देखेंगे। अभी याद रखो बाबर का सेनापति कौन था? शेर। तो शेर शाह अपना साम्राज्य बनाया। तो शेर शाह मेवाड़ मारवाड़ को लूटना चाहता था, और यह सूखा क्षेत्र बाजरों के लिए प्रसिद्ध था। ज्यादा यहां कृषि नहीं होगा, क्योंकि ये पहले मैं बताया अरावली कारण थार का बेल्ट क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में शेर शाह मेवाड़ पर जब अटैक किया तो उस समय राजा मालदेव थे, और राजा मालदेव को सेनापति जैता और कुंपा। तो लड़ने जाएगा तो राजा तो नहीं जाएगा, उसके सैनिक जाएंगे। जैता कुंपा अपनी 10,000 से 12,000 की सेना को लेकर गई थी, जबकि शेर शाह सूरी के पास 80,000 की सेना थी। कितनी की सेना? 80,000। अब शेर शाह सूरी क्या करेगा? ये अफवाह फैला देगा कि जैता और कुंपा मारे गए, और राजा मालदेव को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम मेरे साइड से लड़ने गए हो, अब मेरे को खबर आएगा कि तुम्हारे को साफ कर दिया गया है, तो मेरे पास लड़ने के लिए और रहेगा कौन? तो मैं और ऑटोमेटिक सरेंडर करूंगा। तो इस प्रकार से अफवाह उड़ा दिया गया कि जैता और कुंपा मारे गए, राजा मालदेव तू सरेंडर कर दे, मेवाड़ का क्षेत्र मेरे क्षेत्र में आ जाएगा। पर जैता और कुंपा अपनी वीरता का परिचय देते हुए, देखो 10,000 से 12,000 की सेना इन फ्रंट ऑफ 80,000 की सेना, 80,000 की सेना के सामने में थी कितनी? 10,000 बाद। फिर भी जैता और कुंपा ने अपनी वीरता का प्रतीक दिया और बराबर युद्ध दिया, और याद रखना शेर शाह सूरी को रोक कर रखे थे लोग। और अंत में शेर शाह सूरी लड़ते लड़ते हार जा रहा था, बड़ी मुश्किल से जीता। और जीतने के बाद शेर शाह सूरी, ठीक है, ये स्टेटमेंट जारी करेगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, कितना के लिए बोल रहा हूं? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सत्ता को खो बैठता। अगर हारता तो पार था। कौन? शेर शाह। तो इसीलिए जैता और कुंपा को ना बकायदा मारेगा, और मारने के बाद उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए अपने महल के सामने दोनों की मूर्ति बनवाएगा और उनको सम्मानित करेगा। योद्धा हुआ, कटप्पा जैसा योद्धा हुआ। कौन? जैता। तो मेवाड़ में याद रखना बेटा, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ का प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ अपने अभेद किला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस किले को कोई भी भेद नहीं पाया, इसको अजय किला या अभेद किला कहते हैं। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। एक साइड राजा मालदेव, एक साइड शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की 80,000 की सेना, जबकि आपका याद रखना राजा मालदेव के सेनापति 10 से 12,000 की सेना को लेकर जैता कुंपा युद्ध लड़े, और अंत तक अपने राजा को धोखा नहीं दिए, लड़ते रहे, वीर गति को प्राप्त हुए। याद रखना इसी प्रकार से शेर शाह सूरी मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता खो गए, ऐसा स्टेटमेंट जारी करेगा।
चित्तौड़गढ़ के जैसे ऊपर जाओगे, अजमेर तो है ही, अजय सिंह के नाम पर बसाया गया शहर अजमेर है। यही पर झील है अन्ना सागर। कौन सा झील? इस अन्ना सागर झील से नदी निकलेगा लूनी। कौन सी नदी? लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? विसर्जन कच्छ कारण। कहां पे विसर्जन होगा? कल बताया भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। याद आ रहा है क्या? लूनी नदी भूमि से निकलकर भूमि में मिलने वाली एकमात्र नदी है। इसका उद्गम जमीन से हो रहा, विसर्जन भी जमीन से हो रहा। याद रखना बेटा, अर्थ टू अर्थ। ओरिजिन भी कहाँ है? तो लैंड पार्ट से। और आपका याद रखना बेटा, विसर्जन मर्जिंग पॉइंट भी कहाँ है? तो लैंड पॉइंट। लूनी नदी, इस नदी की विशेषता क्या है? तो इस नदी का आधा पानी मीठा है, आधा पानी खारा है। कौन से झील से इसका उद्गम है? अन्ना सागर। अन्ना सागर झील से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये लूनी नदी की विशेषता क्या है कि ये आपका जमीन से निकलकर जमीन में विसर्जित हो रही है। कोई ग्लेशियर से नहीं निकल रहा है या किसी ऊंची चोटी पर्वत से नहीं निकल रहा है, भूमि से निकलकर भूमि में मिल जाती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। लूनी नदी का उद्गम अन्ना सागर झील से। यही पुष्कर झील है, यही डिंडवाना झील है, अनेक प्रकार के झील है, इसलिए उदय को झीलों का शहर। अजय सिंह के नाम पर बसाया गया शहर अजमेर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है ना? प्रदूषित। अभी करंट के अनुसार देखेंगे तो भारत में सबसे गंदा शहर का दर्जा किसको मिला है? अजमेर। पर यह सब काम का नहीं है, काम का है अजमेर को। याद रखना, जब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर किसी सूफी संत की बात को मानता था, उसको फॉलो करता था। अकबर के सूफी संत का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका मकबरा है अजमेर में। इसी मकबरा को अजमेर शरीफ क्या कहते हैं? अजमेर शरीफ। उर्स का मेला लगता है। क्या का मेला लगेगा? उर्स। उर्स का मेला क्या है बताऊंगा। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुंभ का मेला लगता है, सावन का मेला लगता है, अनेक प्रकार के है ना हिंदू सनातन धर्म में मेले का आयोजन होता है। तो लोग बात क्या करते हैं? अपने पापों को धोने के उद्देश्य से, वहां जाकर पुण्य कमाने के उद्देश्य से क्या करते हैं? मेला को ग्रहण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे मुसलमानों में एक माह होता है, ठंडी के समय में होगा, है ना, जिसको उर्स का महीना कहेंगे। और उर्स के महीने में जगह जगह, भारत के जगह जगह के मुस्लिम वर्ग के लोग, ये सब लोग कहां जाएंगे? तो अजमेर, क्योंकि मुसलमानों का भारत में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्या है? अजमेर। ओके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर। अजमेर में याद रखना बेटा, एक मस्जिद है जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। बार बार क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? तो अजमेर। एक्चुअल में संस्कृत कॉलेज था, इसको तोड़वाकर 2.5 दिन में इस मस्जिद का निर्माण किया गया, इसीलिए नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में बोला बेटा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है ना, रिलीजियस प्लेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज। अजमेर मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। अजमेर को याद रखना है बेटा, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अकबर के धार्मिक गुरु थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। अजमेर से लगा हुआ पुष्कर है। पूरे भारत में पुष्कर याद रखना 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो पुष्कर में याद रखना बेटा, पुष्कर में पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा टेम्पल, ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला है कि तेरा पूजा नहीं होगा। तो ब्रह्मा के मुख्य मंदिर में से एक मंदिर कहां है? पुष्कर। इसी पुष्कर में याद रखना पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु। ऊंट की बिक्री। पशु मेला में ऊंट सर्वाधिक कहां बिकेगा? तो पुष्कर। पशु मेला 2 जगह लगेगा, एक तो बिहार सोनपुर। बिहार सोनपुर में पूरे भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। और दूसरा क्या बोल रहा हूं? पुष्कर। जयपुर है। क्या है? जयपुर को याद रखना पिंक सिटी, गुलाबी शहर। राजा अपनी रानी के लिए पूरे शहर के कुछ क्षेत्र को गुलाबी कलर से पोतवा दिया, तब से वो परंपरा चली है।
आज तक उस क्षेत्र में जितने बिल्डिंग है, दुकान है, रिसोर्ट है, सब गुलाबी कलर से रंगे होंगे। इसलिए जयपुर को पिंक सिटी, भारत के प्रमुख बड़े महानगरों में से एक है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना। राजा जैसी के नाम पर बसाया गया शहर है, राजा जैसी के नाम पर बसाया गया शहर है जयपुर, याद रहेगा। जयपुर है। अलवर है, अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तांबे का प्रमुख क्षेत्र है, तांबे के लिए फेमस है। कौन सा? अलवर। उड़ थोड़ी जा रहा है, ज्यादा फास्ट थोड़ी हो रहा है, समय भी तो देखना पड़ेगा ना। अब एक ही चीज को 2 दिन तक पढ़ाऊंगा तो हो गया। तांबा आने वाले समय में सोना चांदी को भी बीट करेगा, इतना इंपॉर्टेंस है कॉपर का। तो कॉपर तो ऐसे नहीं है कि भगवान 5 किलो कॉपर फेंक देता होगा तो हमारे घर में गिरता होगा आंगन में तो उठा के ले आता हूं। कॉपर का कोई ना कोई बेल्ट होता होगा जहां से खनन करके निकालते हो, जैसे लोहा को, सोना को निकाले, केजीएफ से सोना निकाले, बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा निकाले, वैसे ही कॉपर का क्षेत्र भारत में। खेतड़ी प्रमुख क्षेत्र, बार बार एग्जाम में पूछता है ना, देख लेना। इसी अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ होगा उसमें मैं गारंटी दे रहा हूं खेतड़ी को पूछा होगा, देख लो पेपर उठा के। व्यापक में कोई पेपर लाना दिखा दूंगा तुमको, खेतड़ी दिख जाएगा। अभी हाल फिलहाल पेपर हुआ है उसमें है। तांबा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है क्या? खेतड़ी। तो पूरा बेल्ट, खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, ये पूरा बेल्ट याद रखना बेटा, तांबे के लिए प्रसिद्ध। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? खेतड़ी। आगे और पढ़ेंगे अपन लोग, खनिज वाले टॉपिक में देखेंगे, नाम याद करेंगे, पर अभी मोटा मोटा पकड़े रहो खेतड़ी। यह पोखरण है। भारत में परमाणु बम परीक्षण केंद्र, परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण को बनाया गया। एटम बम होता है, परमाणु बम सुने हो। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश को लेकर पहली बार लड़े हम लोग। बांग्लादेश को जब अलग किए इंदिरा गांधी का शासन का, तब इंदिरा गांधी अपनी शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को देना चाहती थी कि देखो बेटा, मेरे को हल्के में मत लो, हूं मैं लेडी पर आयरन लेडी हूं। थी महिला, पर पूरे दुनिया में मैसेज कन्वे करके गई ना, एक नारी सब पर भारी, इंदिरा गांधी। 1974 डेट याद रखना, इसलिए इंदिरा गांधी से जोड़ा क्योंकि उसी का शासन काल है। उसी समय इमरजेंसी आपातकाल भी लगेगा भारत में। तो भारत में परमाणु बम को लेकर ना टेस्टिंग कर दी, जाकर पोखरण में दिखा दी दुनिया को कि हमारे पास भी परमाणु बम है, हमसे मत लगना, कभी भी दाग देंगे। तो भारत में पहली बार परमाणु बम परीक्षण कब हुआ? तो 1974, माइंड में सेट कर लो ना, 1974। जब भी ऐसा काम करते हैं तो एक थीम, एक कोर्स और या एक कोड रखने, कोड। जैसे अभी 500 का नोट बंद होने वाला था, तो उस समय बहुत अफवाह चला कि सोनम गुप्ता बेवफा है। तो सोनम गुप्ता कुछ नहीं, वो 500 के नोट को डेडिकेट किए थे। ऐसा मैं, है ना, काल्पनिक रूप से बोल रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, समझाने के लिए। अब तुमको अचानक से मैं आऊं यहां क्लास में और 2-4 दिन से मेरी एक्टिविटी बदल जाए, आऊं, गुनगुनाऊं, मुस्कुराऊं, हंसूं, तो तुम लोगों को दिमाग में लगेगा कि सर को कुछ तो हुआ है, लवेरिया तो मर गया बेटा है, उसका अभी अभी देहांत हुआ है। हमारे चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अभी हमको इस पर काम करना है। दिस इज माय फर्स्ट लवेरिया, समझ में आ रहा है। उसके बाद में हमने अपना घर छोड़ दिया भाई, तुमको विश्वास नहीं लगता होगा, सर बड़ा बड़ा बात करते हैं, काल्पनिक बात लगती है। रात को 2 बजे भी फोन करोगे ना तो मैं उठाऊंगा, वो बगल में किसी का आवाज सुनाई देगा तो मान जाऊंगा। सिंगल वन मैन आर्मी, जो नहीं समझा वो नहीं समझा, किसी के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ। बात को समझिए बेटा, है ना। एक छोटी मोटी चीज जिसकी मंजिलें बड़ी होती है वो रास्ते में खड़े होकर लड़की छेड़ा नहीं करते। याद रखना, बहुत बड़ा बात बोल दिया। अब किस्मत ने चाहा तो बहुत कुछ कर, मेरा जो थीम है वो तुम नहीं समझ पाओगे।
कभी आंख में आंसू आ जाए ना तो समझ जाना इसी के लिए भगवान बनाया, किसी चीज को देखकर, किसी चीज को पाने की लालसा हुई और उसको सोचकर आंख में आंसू आ जाए। ऐसा एक नहीं कई हजार बार हुआ है मेरे साथ। किसी भी बालक को, बालिका को देखता हूं, किसी भी मतलब ऐसे असहाय लोगों को देखता हूं ना तो बहुत पीड़ा होती है, तो लगता है कि इनके लिए कुछ करके जाऊं। अभी मैं 50 लोगों को पार्टी दूंगा, खाएंगे, दूसरे दिन बाद मेरे को गाली देंगे, गारंटी है। अभी अच्छा है पर गाली देंगे। पर एक ऊपर वाले को भी तो दिखाना है ना भाई कि मेरे को भेजा इस धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा, केवल खाने पीने सोने और नहाने धोने के लिए भेजा। समाज के लिए मैं करना नहीं चाहता। मैं नहीं बोल रहा कि समाज के लिए करना है, मेरे को उन लोगों के लिए करना है जिसको रियल में नीड है, जिसको मिल जाए तो उसका काम बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सात्विक आदमी हूं ना, बता दे रहा हूं भाई, मैं बहुत खतरनाक प्लेयर हूं ना। विराट कोहली के बाद मेरा ही नाम आता है। ठीक, बाद में बात करेंगे उसके बाद। आप अपने एक पैशन को मरने मत देना बेटा। जैसे तुमको लगे कि हाँ मेरे को ऑफिसर बनना है, तो उसको फील करके तुम्हारे आंख में आंसू जरूर आया। जब किसी बड़े अधिकारी को देखे होगे और उससे अपनी तुलना की होगे ना, तो लगा होगा कि मेरे में क्या कमी है जो मैं नहीं बन पा रहा हूं। तो उसके लिए आपका मेहनत डबल तिबल हो जाए। किसी चीज को कंटिन्यूअस फॉर्म में कर रहा हूं, सपना भी आता है, अन्ना सागर, झील, लूनी नदी, ये सब आता है सपने, कंटिन्यूअस कर रहा हूं, तो कहाँ का कौन मेरे पर टिक कौन पाएगा? तुम ही लोग में से तुम्हारे किसी दोस्त यार को मेरे को बोलोगे सर इससे बात कर लो, बहुत अच्छी लड़की है, आपका साथ देगी जीवन में, तो मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूं, समय नहीं दे पा रहा हूं। फोन में तुम बोलो भाई किसी को टाइम दोगे तब तो तुम्हारा होगा। मैं एक तोता पाला हूं, यहां से मतलब घड़ी चौक इतना दूर में भी रहूंगा, मेरा गाड़ी बजते रहेगा तो सुन डालेगा, तो चिल्लाना शुरू कर देगा। उसको बोलते हैं प्यार, रियल लव। देखूंगा तो फड़फड़ा जाएगा, चिल्लाते चिल्लाते पागल हो जाएगा, सब चीज छोड़ के दौड़ेगा मेरे पास। तो वैसा प्यार करने वाला इंसान कभी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, याद रखना। ठीक है, ये जो जनरेशन चल रहा है ना, सब ना डील पर चल रहा है। डील डील, तू करेगा तो करूंगा। कोई तुमसे प्यार कर ले रियल, ये संभव नहीं है भैया। भ्रम में मत रहना तुम लोग ना। तुम लोग का सरकारी नौकरी लगेगा तब तुम लोग का शादी होगा आने वाले समय में, बता। नहीं तो बैठे रहे ना, बुढ़वा होगा बाबा बोल के। खेतड़ी तांबे का क्षेत्र, भारत में तांबे का क्षेत्र। मैं पोखरण बता रहा था, मैं बोला पोखरण में 1974 में पोखरण में परमाणु बम परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। इसका कोड रखा था बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। ओके, इंदिरा गांधी के समय में हुआ। 1998 में अटल बिहारी आए और वो बम फोड़ दी। इसको रखे शक्ति 98। 2 बार भारत में परमाणु परीक्षण हुआ है। क्लियर है? एक इंदिरा गांधी के शासनकाल में और एक तो याद रखना बेटा अटल बिहारी के शासन 74 और 98। ओके डियर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में प्रमुख मंदिर में से एक मंदिर कौन सा है? पुष्कर। पशु का मेला भारत में 2 जगह लगता है, एक तो लगता है सोनपुर बिहार और दूसरा कहां? पुष्कर में पशु का बड़ा मेला लगेगा, पशु का मेला लगेगा, पशु की खरीदी बिक्री होती है और ज्यादातर ऊंट की खरीदी बिक्री कहां होती है? तो पुष्कर। याद रहेगा पोखरण में परमाणु परीक्षण केंद्र है। 2 बार परमाणु बम परीक्षण किया गया था, एक बार तो 1974 एक बार 1998 में अटल बिहारी जी के समय में, जिसका कोड रखा गया था शक्ति 98। 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जिसका कोड क्या रखा गया था बेटा? बुद्ध मुस्कुराए। याद रहेगा? ये याद रखना। यहां से आ रही है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। याद रखना बेटा मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के मऊ जिला, जानाबाव की पहाड़ी, जानाबाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश जानाबाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है। चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बिहड़ का निर्माण करने वाली नदी है। बिहड़ मतलब मिट्टी का टीला। जब कोई नदी बहती है
तो सोचो यहां से ऐसा पानी गिरा रहा, तो झम से गिरेगा पानी। तो जाना बाव की पहाड़ी से पानी गिरा और एक वेग से, एक स्पीड से बढ़ेगा, तो मिट्टी को ऐसा निकालते हुए, मिट्टी को काटते हुए, इसी को बोलते हैं अपरदन, मृदा अपरदन, इरोजन। मिट्टी का कटाव करते हुए ये नदी आगे बढ़ेगी। और मिट्टी का बड़ा बड़ा, जैसे नाली साफ करता है तो नाली का पूरा गंदगी रोड में पड़ा रहता है, ऐसा टीला टाइप का, देखे हो ना। अभी तो हमारे रायगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम पर काम चल रहा है, जगह जगह नाली को फोड़ रहे हैं, देखे चोगे। तो वैसे चंबल नदी जब निकलती है ना, तो मिट्टी को काटते हुए निकलती है, मृदा का अपरदन कर, इरोजन करती है, मिट्टी को काटेगी और बड़ा 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 टीला बनाएगी, मिट्टी का टीला, भयंकर बड़ा बड़ा टीला बनेगा। तो ऐसे क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। एक जगह गड्ढा, एक जगह मिट्टी, फिर गड्ढा, जैसे घर वर बनता है देखना बड़े बड़े मैदान में, तो नींव खोदने के लिए गड्ढा करते हैं ताकि छड़ वगैरह को जो है उसमें नीचे डाल सके, फाउंडेशन तैयार करना। तो हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो ना हम लोग ऐसे सेगमेंट में जाकर ना रेस टिप खेलते, हाइड एंड सीक। तो गड्ढा में घुस जाते थे, छुपे रहते थे, कोई आता तो छू बोलते थे। ऐसे नहीं होता है रेस टिप। हाँ, समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई, मारेंगे घर में इतना ना, फेंकाएंगे हम लोग कहां, ऐसी ऐसी जगह जाएंगे। कुछ कुछ चीजें समझाने के लिए बोलनी पड़ती है। अब ऐसे बड़ा बड़ा बीहड़ क्षेत्र बना हुआ है, बड़ा बड़ा टीला बना हुआ, इमेजिन करना, 3D में दिखना चाहिए, पानी बह रही है, बड़ा बड़ा टीला है। तो ऐसा क्षेत्र डाकुओं के छुपने के लिए बेहतरीन क्षेत्र कहलाता है। इसलिए गाना बना है, मासूम शर्मा गाना सो, चंबल के डाकू। चंबल के डाकू सुने हो क्या? यही क्षेत्र चंबल का क्षेत्र कहलाता है। चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र पर डाकुओं के छुपने का बेस्ट प्लेस फॉर हाइडिंग द डाकू। बड़ा बड़ा टीला बन रहा है, भयंकर बड़ा बड़ा, 1 मंजिल 2 मंजिल से ऊपर बड़ा बड़ा टीला, और उस बीच में गड्ढा गड्ढा गड्ढा। तो कहीं पर डाकू घुस रहा है तो उसको कौन खोज पाएगा, कहां खोज पाओगे? तो जैसे कि आपका पान सिंह तोमर का नाम सुने होंगे, मूवी बना है इसके नाम। चंबल के डाकू हैं, बड़े बड़े डाकू लोग जो फेमस चंबल के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर याद रखना बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है। मिट्टी का अपरदन करने वाली, मिट्टी को काटने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी याद रहेगा। चंबल नदी मिट्टी का कटाव करती है, बहती है। इस चंबल नदी की विशेषता क्या है? तो चंबल नदी चंबल के बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, जो डाकुओं के छुपने के लिए बेस्ट प्लेस माना गया। पान सिंह तोमर, ये सब आपका, फूलन देवी, ये सब नाम जो सुने हो, ये सब आपका चंबल क्षेत्र के डाकू हैं। पर चंबल में याद रखना बेटा, प्रोजेक्ट याद रखना, इरिगेशन प्रोजेक्ट। चंबल में सिंचाई परियोजना, चंबल में गांधी राज याद रखना बेटा। चंबल में क्या बोला? गांधी राज। चंबल में ट्रिक याद रखना, चंबल में गांधी राज। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। तो आपका कोटा के पास एक परियोजना, बाकी दोनों मध्य प्रदेश से। ओके, ऐसे याद करेंगे। चंबल में गांधी राज, क्लियर हो रहा है ना? इतना कंप्लीट करोगे आज, है ना? इसके आगे कल बताऊंगा। जाइए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। बताना बहुत सारा चीज था, पर ब्रेक लीजिए बेटा, है ना? क्योंकि मैथ्स पढ़ाएंगे अभी। जाओ 5 मिनट में।